Okay, SK21, paper number 4. High risk pulmonary embolism and early MI require quick thrombolytic therapy. Which of the following is the fastest thrombolytic agent? तो जिसका हाफ लाइफ सबसे कम होगा वो फास्टेस्ट होगा। तो इन सब में अल्टीप्लेज जो है उसका जो है हाफ लाइफ सबसे जो है शॉर्ट है, दैट इज़ 3 to 6 मिनट्स। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये बाइफेजिक है, इसका 18 मिनट शॉर्ट हाफ लाइफ है और लॉन्ग हाफ लाइफ जो है वो 89 मिनट्स है। फिर है अ पेशेंट विद एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस स्टार्टेड ऑन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, दे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन प्राइमरली बाय। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है कि वो आपके साथ फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करवाएगा, ठीक है। तो इट इनहिबिट्स फॉस्फोलाइपेज A2। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आपके साथ सिंथेसिस ऑफ लाइपोकॉर्टिन ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से फॉस्फोलाइपेज A2 इनहिबिट हो जाता है और ये ब्लॉक कर देता है रिलीज़ ऑफ एरिकोडोनिक एसिड, और उसकी वजह से आपका प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस और ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, स्नेक वीनम में आपके साथ क्या चीज़ पाई जाती है? तो उसमें आपके साथ हाइलोरोनिडेज और फॉस्फोलाइपेज A2। यू विल गेट हाइलोरोनिडेज एंड फॉस्फोलाइपेज A2, ठीक है। फिर उसके बाद है 25 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट्स विद वेट लॉस डिस्पाइट इंक्रीज एपिटाइट, हीट इंटॉलरेंस एंड पाल्पिटेशन। हाइपरथायरॉयडिज्म के साइंस एंड सिम्टम्स दे रहे हैं, ठीक है। तो विच एडिशनल फीचर्स आपको मिलेंगे? ये TSH लो है, T4 तकरीबन नॉर्मल है, T3 बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें आपको मॉइस्ट स्किन मिलती है, मॉइस्ट स्किन, ठीक है। 40-year-old man presents with chronic cough, hemoptysis, night sweats and weight loss. चेस्ट एक्सरे में अपर लोब कैविटेशन है। तो TB का सिनेरियो है। स्प्यूटम स्मीयर इज पॉजिटिव फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी फॉर दिस पेशेंट? तो एंटी TB ड्रग्स हम कितने ड्यूरेशन के लिए देते हैं? 6 मंथ्स के लिए देते हैं। अगर सिवियर केसेस हो तो देन वी कैन गो फॉर 9 to 12 मंथ्स, बट यूजुअली हम देते हैं फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। लाइक एक्सटेंडेड जो 9 to 12 मंथ्स ट्रीटमेंट है वो TB होगी जिसमें मेनिंजाइटिस या बोन वाली TB है या मिलरी TB है या जो स्लो रिस्पॉन्डर्स हैं उसमें हम 9 to 12 मंथ्स के लिए देते हैं, ठीक है। 32-year-old man with newly diagnosed pulmonary TB started on anti-TB drugs. 3 months later, he complained of difficulty distinguishing between red and green color. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आइस के साथ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, तो आई में कोई मसला है तो दैट इज़ E फॉर आई, E फॉर ईथेम्ब्यूटोल, ठीक है। आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी पायरेजिनामाइड गाउट में देते हैं। रिफाम्पसिम हम जो है इट प्रोड्यूसेस ऑरेंज ग्रीन यूरिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेगनेंसी में देते हैं। 60-year-old मैन प्रेजेंट्स विद पेनलेस अल्सर एट द एनल वर्ज, बायोप्सी कन्फर्म स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लोकेटेड बिलो द डेंटेट लाइन। तो जब भी ये इसका मेन की वर्ड है बिलो डेंटेट लाइन आ जाए तो उसका एक लिम्फेटिक ड्रेनेज है और अबव आ जाए तो उसका दूसरा है। विच लिम्फ नोड्स आर मोस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व फर्स्ट? तो अब सोचो बिलो द डेंटेट लाइन कौन सा होना चाहिए? दैट इज़ योर सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स, ठीक है। जो अबव होंगे उसमें इंटरनल इलियक नोड्स होते हैं। 17-year-old गर्ल प्रेजेंट्स विद 3 week हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, उसके अलावा जो है एंड अ पेनलेस मास इन द लेफ्ट सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन में एक पेनलेस मास है। एग्जामिनेशन पे आपको इसके कीवर्ड्स ये हैं कि एक नॉन टेंडर रबरी लिम्फ नोड आपको मिल रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डायग्नोज? तो ये टिपिकल फीचर्स हैं हॉजकिन लिम्फोमा के, ठीक है। इसमें आपको B सिम्टम्स मिलेंगे और पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी मिलेगी, ठीक है। और ये आपके साथ यंग एडल्ट्स या मोर देन 55-year-old बाई मॉडल प्रेजेंटेशन है इसकी, ठीक है। सर्वाइकल नोड इन्वॉल्वमेंट भी होती है और इस जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है उसमें आपके साथ टेंडर लिम्फ नोड्स होते हैं, पॉजिटिव मोनोस्पॉट और एटिपिकल लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। TB नोड जो है उसमें यूजुअली मेटेड और मे फॉर्म साइनस ट्रैक्स। जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है उसमें आपको मल्टीपल लिम्फ नोड्स मिलेंगे। चाइल्ड होगा और एडल्ट होगा, लो ग्रेड फीवर होगा
और एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट होगी। 45-year-old man presents with severe epigastric pain radiating to the back, nausea and vomiting. Laboratory evaluation reveals acute pancreatitis. Which of the following enzyme is least likely to be elevated? एमाइलेज लाइपेज तो एलिवेट होंगे, ये लीस्ट लाइकली का पूछ रहे हैं, तो एएलपी आपके साथ लीस्ट लाइकली एलिवेट होता है। ट्रिप्स, ये याद रखो कि ट्रेप्सिनोजिन और इलास्टेज भी एलिवेट होते हैं। जो एएलपी है वो आपके साथ लीस्ट लाइकली एलिवेट होगा। इन एक्यूट पेंक्रेटाइटिस तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये नेक्रोसिस वगैरह। पेंक्रेटाइटिस की जब भी बात आ जाए उसमें आपने फैट नेक्रोसिस लिखना है, ठीक है। अच्छा, लिक्विफेक्टिव ब्रेन के साथ होता है, केशियस टीबी के साथ होता है। जो कोगुलेटिव है इसमें एक एमसीक्यू आता है कि सेल लाइंस आर प्रिजर्व्ड, और ये आपके साथ जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं हार्ट किडनी और उसमें आपको कोगुलेटिव नेक्रोसिस मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मोस्ट कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स अगेंस्ट मेलिग्नेंट सेल्स। तो आपके साथ जनरल जो मैकेनिज़्म है वो कौन सा डिस्क्राइब करता है? तो इसमें इंड्यूस एपोप्टोसिस बाय कॉजिंग डीएनए डैमेज। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ये आपके साथ एपोप्टोसिस करवाता है, किस वजह से? जब डीएनए डैमेज करवाता है तो इट इंड्यूसेस एपोप्टोसिस। The most therapeutic efficacy of most anti-cancer drug is mediated by induction of apoptosis in the tumor cells, often as a consequence of DNA damage. अच्छा, which of the following marker is commonly elevated in epithelial ovarian carcinoma? तो ये प्योरली रट्टा है कि कौन सा मार्कर कौन से टाइप ऑफ कार्सिनोमा में एलिवेट होता है। जो ओवेरियन कैंसर है उसमें आपको CA-125, ठीक है, CA-125 विल बी रेज्ड। AFP आपके साथ डिक्रीज़ होता है डाउन में, ठीक है। और CA-199 जो है ये पैंक्रियास के साथ एसोसिएटेड होता है। A 7-year-old boy presents with headache, vomiting and gait instability for 2 weeks. MRI brain shows a midline posterior fossa, mass compressing the fourth ventricle. Histology reveals sheet of small round blue cells with Homer right rosettes. तो ये मेडुलोब्लास्टोमा के बारे में सिनेरियो है जहाँ पे आपको होमर राइट रोजेट्स और ब्लू सेल्स नज़र आते हैं। अभी जो मेडुलोब्लास्टोमा है वो क्या चीज़ है? ये आपके साथ एक रेडियो सेंसिटिव है, ठीक है, तो इट इज़ रेडियो सेंसिटिव। मेडुलोब्लास्टोमा मेलिग्नेंट एब्रियोनियल ट्यूमर है चिल्ड्रन में, ये सेरेबेलर वर्मिस से ओरिजिनेट होता है, हाईली रेडियो सेंसिटिव है। रेडियोथेरेपी आपने इसके ट्रीटमेंट में, रेडियो सेंसिटिव का मतलब है कि ट्रीटमेंट में ये रिस्पॉन्ड करेगा रेडियोथेरेपी को, तो आपने इसके ट्रीटमेंट में इसको रेडियोथेरेपी देनी है, ठीक है। ये CSF के थ्रू स्प्रेड होता है, इसमें आपको स्मॉल ब्लू सेल्स नज़र आते हैं और होमर राइट रोजेट्स नज़र आते हैं, ठीक है। और इसके बाद है 14 month old male presents with vomiting, irritability and progressive lethargy. MRI reveals a midline posterior fossa mass arising from the cerebellar vermis, compressing the fourth ventricle and causing early cerebellar tonsillar herniation. Which of the following is the most likely characteristic of this tumor? ठीक है। अच्छा, इसके और ऑप्शंस देखते हैं तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, which is it frequently metastasizes via the CSF। ये भी मेडुलोब्लास्टोमा की ही बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा कि मेडुलोब्लास्टोमा आपके साथ क्या करता है, इट स्प्रेड्स वाया द CSF, जिसे हम कहते हैं ड्रॉप मेटास्टेसिस, ठीक है। तो ये सेम ही MCQ है मेडुलोब्लास्टोमा के बारे में, ठीक है। इट स्प्रेड्स वाया द CSF which is called drop metastasis. 40-year-old woman presents with weakness in the thumb. Opposition examination reveal wasting of the thenar eminence. thenar eminence की wasting है और sensory loss है over the palmar aspect of first and second web spaces। तो फर्स्ट और सेकंड वेब स्पेसेस आ गए, सेकंड में तो लाजमी बात है कि आपके साथ मीडियन होगा। फर्स्ट में फिर भी यू कैन गेट कंफ्यूज्ड विद रेडियल नर्व, ठीक है, लेकिन जब सेकंड वेब स्पेस की बात आ गई फिर तो कंफर्म आपके साथ ये मीडियन नर्व है, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने दूसरा कीवर्ड दिया है कि थंब एपोजिशन का काम भी जो है वो मीडियन नर्व का काम है, ठीक है।
तो इसमें आपके साथ लॉस ऑफ रिस्ट फ्लेक्शन, बंदा फ्लेक्शन नहीं कर सकता रिस्ट की, और आपके साथ लॉस होता है फंक्शन ऑफ लेटरल टू लुम्ब्रिकल्स। जो लेटरल टू लुम्ब्रिकल्स हैं उनका फंक्शन भी आपके साथ लॉस होगा। फिर इसमें जो लोफ मसल्स हैं तो उनको तो फिर हमारे साथ loss of sensation over the thenar, eminence dorsal and palmar aspect of the lateral 3.5 finger and proximal lesion। ठीक है, ये लोफ है। तो इसमें भी मीडियन नर्व होता है। ओपोनेंस पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, इनको भी आपके साथ जो है मीडियन नर्व, इसमें भी मीडियन नर्व इन्वॉल्व होगा। 55-year-old मैन विद अ 10-year हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये लोफ के बारे में आई थिंक इट्स सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्यों इन्होंने मीडियन लिखा है। मे बी दैट्स वाई आई गॉट अ लिटिल बिट कन्फ्यूज। लेकिन आप इसको देख लें, ठीक है, कि लोफ मसल्स को कौन सप्लाई करता है, मीडियन है या अल्नर है। फर्स्ट और सेकंड वेब स्पेस और लॉस ऑफ अपोजिशन ऑफ थंब आ गया तो फिर तो आपने डायरेक्टली मीडियन लिखना है। 55-year-old man with a 10-year history of type 2 diabetes mellitus presents for routine follow-up. His blood pressure is 160 by 95. लैब शो सीरम क्रेटिनिन 1.4। यूरिन एनालिसिस में आपको माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद फंडोस्कोपी में आपको माइल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी नज़र आ रही है। तो इसमें आपने कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देना है, ठीक है, तो आपने इस केस में ACE इनहिबिटर्स देने हैं, क्योंकि ACE इनहिबिटर्स आपके साथ फर्स्ट लाइन थेरेपी है फॉर डायबिटिक पेशेंट विद माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया और प्रोटीनूरिया। ठीक है, ARBs आर ऑल्सो रीजनेबल, ठीक है, अल्टरनेटिव। लेकिन जब वो ACE को इनटॉलरेट करता है या ACE को टॉलरेट नहीं कर सकता, फिर देन आपने यू हैव टू गिव ARBs। लेकिन अगर एक पेशेंट डायबिटिक है, उसको माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया या प्रोटीनूरिया है, सबसे पहले आपने उसको ACE इनहिबिटर्स देने हैं, ठीक है। अगर ACE ऑप्शंस में ना हो देन यू कैन गो विद ARBs। 65-year-old man presents with palpitation. ECG shows absence of P waves and an irregular rhythm। ठीक है, जब भी आपको ये वर्ड नज़र आए इरेगुलरली, इरेगुलर, डायरेक्टली आपके माइंड में आना चाहिए ए फिब। दूसरा कीवर्ड इन्होंने दिया है कि एब्सेंस ऑफ पी वेव, तो ये भी आपको ए फिब में मिलेगा। ए फ्लटर में शॉर्ट टूथ अपीयरेंस आपको नज़र आती है, ठीक है। A 58-year-old man with hypertension and a 30 pack year smoking history presents with sudden severe retrosternal chest pain radiating to his left arm. For 2 hours, he appears anxious and diaphoretic on examination. BP 140 by 90, heart rate 110. ECG shows ST elevation in lead 1 to V4, V1 to V4, and he has elevated blood levels of troponin I and CKMB। V1 to V4 से आपका ये सिनेरियो डायग्नोज होता है, ठीक है। V1 to V4 में आपके साथ एंटीरियर MI हुई है, ठीक है। तो एंटीरियर MI में आपके साथ एंटीरियोलैटरल दोनों में एंटीरियोलैटरल जो है एंटीरियोसेप्टल सॉरी उन दोनों में लैड होता है, ठीक है, LAD। और जो आपके साथ लैटरल है वहाँ पे LCX होता है। यहाँ पे लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होगी, ठीक है। दिस इज़ एंटीरियोसेप्टल MI। V1 टू एंटीरियोसेप्टल V1 टू V2 होता है, एंटीरियो एपिकल V3 टू V4। लेकिन V1 से V4 आ जाए तो इट मींस एंटीरियर MI की बात कर रहे हैं। उसको लाडा या लैड लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई करता है। जो इंफीरियर MI होती है उसको RCA सप्लाई करता है। जो उसमें RCA इन्वॉल्व होगा। जो आपके साथ लेटरल वॉल्व MI है उसमें LCX होता है, ठीक है, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स। During cardiac surgery, a catheter is inserted into the coronary sinus for retrograde cardioplegia. In which cardiac chamber does the coronary sinus drain? तो कोरोनरी साइनस ये आपको याद होना चाहिए कि ये ड्रेन करता है राइट एट्रियम में, ठीक है। 5-year-old child presents with recurrent episodes of abdominal pain and pancreatitis. Physical examination reveals eruptive xanthoma and hepatosplenomegaly.
Laboratory test shows markedly elevated serum triglycerides and milky appearing plasma. A deficiency of which of the following enzyme is most likely responsible. ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको पैंक्रेटाइटिस है, एब्डोमिनल पेन है, इरेप्टिव जेंटोमा है, मार्करी एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड और मिल्की प्लाज्मा जो है ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज की डिफिशियंसी की वजह से है. 4-year old child presents with short stretchers, hepatosplenomegaly and developmental delay. एंजाइम ऐसे उसकी कर ली तो 20% एक्टिविटी है लाइसोसोमल एंजाइम्स की. पेशेंट को जो है म्यूकोपोलीसेकेराइडोसिस डायग्नोज हुआ है. फिर उसके बाद उन्होंने किया है विच एंजाइम इज़ मोस्ट लाइकली डेफिशिएंट इन दिस कंडीशन. तो ये आपने याद रखना है कि म्यूकोपोलीसेकेराइडोसिस में बीटा ग्लूकोरोनिडेज की डिफिशियंसी आपके साथ होती है. ठीक है, आपके साथ एक हर्लर सिंड्रोम होता है, एक हंटर सिंड्रोम होता है. जो हंटर है इसमें नो कॉर्नियल क्लाउडिंग होगी, जो हर्लर होता है इसमें आपके साथ कॉर्नियल क्लाउडिंग होती है. ठीक है, इसका जो एंजाइम है एल आइरुडोनिडेज डिफिशियंसी है. जो हंटर है उसमें आइडुरोनेट सल्फेटेज डिफिशियंसी है. ठीक है, तो इसकी आप स्केची देख लें, ये आपको उससे काफ़ी आसान हो जाएगा. एक साइड पे उन्होंने एक हंटर बनाया होता है, दूसरे साइड पे एक लड़का होता है जिसे वो लोग हर्लर कहते हैं. तो वहाँ पे आपको एल आइडुरोनिडेज एक एल अल्फ़ा का साइन आपको नज़र आता है, जिससे आपको याद होता है कि हर्लर में एल आइडुरोनिडेज की डिफिशियंसी होती है. दूसरा उन्होंने वहाँ पे सारे जगह पे क्लाउड्स बनाए होते हैं, तो हर्लर में आपके साथ कॉर्नियल क्लाउडिंग होती है. हंटर के साथ वो क्लाउड्स नहीं बनाए होते, तो फॉग टाइप होता है. तो इसका मतलब है कि हंटर में नो कॉर्नियल क्लाउडिंग है. दूसरी बात, उन्होंने वहाँ पे एक टर्टल ग्रीन कलर का बनाया होता है जिसे जो रिप्रेजेंट करता है डेवलपमेंटल डिले को. तो आपके साथ हर्लर में डेवलपमेंटल डिले होगा. हेयरिंग लॉस होता है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कोर्स फेशियल फीचर्स. ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसमें आपके साथ कार्डिक इन्वॉल्वमेंट भी होती है. जो आपके साथ हंटर है उसमें आपके साथ डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं होती. ठीक है, फिर स्लाई सिंड्रोम है, स्लाई में बीटा ग्लूकोरोनिडेज डिफिशियंसी होती है, कॉर्नियल क्लाउडिंग आपको नज़र आएगी, डेवलपमेंटल डिले, स्केलेटल डिफॉर्मिटी, शॉर्ट स्ट्रेचर और हेपेटोस्प्लिनोमेगैली. फिर एक सिंड्रोम है सैनफिल्पो सिंड्रोम, तो इसमें आपके साथ सिवियर सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम. ठीक है, ट्राइसोमी 21 ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, यही आंसर होगा. जो ऑप्शन नंबर सी है, डाउन सिंड्रोम में आपको ट्राइसोमी 21 मिलती है, उसमें आपको नॉन डिसजंक्शन भी मिलता है. तो ये ट्राइसोमी 21 ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन होता है. ठीक है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से ट्राइसोमी 21 होता है. फिर चाइल्ड प्रेजेंट्स विद डिसप्रोपोर्शनेटली शॉर्ट स्ट्रेचर ड्यू टू short upper and lower limbs but normal trunk length. The most likely mode of inheritance is, चाइल्ड की बात की जाए फिर उसको जो है शॉर्ट स्ट्रेचर, शॉर्ट अपर एंड लोअर लिम्स हैं. ठीक है, तो ये आपके साथ है आई थिंक एक्रोप्लेजिया और इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट. ठीक है, अच्छा, फिर अ पेशेंट डेवलप्स jaundice and hemolytic anemia after taking anti-malarial medication. Lab tests show decreased activity of enzyme responsible for protecting RBCs from oxidative damage. तो इसमें कौन सा एंजाइम की डिफिशियंसी आपके साथ हुई है? तो पेशेंट है जॉन्डिस है, उसको हेमोलिटिक एनीमिया है, एंटी मलेरियल मेडिकेशंस ले रहा है. फिर उसको जो है लेबॉर्ट्री में डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम है, जिसकी वजह से एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीसी को बचाता है फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज. तो ये कौन सा एंजाइम है? दिस इज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजन फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज G6PD. ठीक है, 30-year-old woman presents with fatigue, shortness of breath and pallor. Her lab results confirm iron deficiency anemia. तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में आपको क्या चीज़ मिलेगी?
ट्रांसफरेंस सेचुरेशन इंक्रीज, फेरेटिन और TABC डिक्रीज, ट्रांसफरेंस ये सारे डिक्रीज होते हैं, ठीक है। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट वन, ठीक है। तो सारे के सारे इसमें डिक्रीज होते हैं। A 10-year-old child presents with anemia, jaundice, and splenomegaly. Peripheral smear shows spherocytes deficiency of red blood cell, of which RBC membrane protein is commonly responsible. तो ये आपके साथ हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस का सिनेरियो है जिसमें स्पेक्ट्रिन की डिफिशेंसी होती है। A 18-year-old woman presents with a history of easy bruising, menorrhagia, and prolonged bleeding after minor injury. Her bleeding time is prolonged and platelet are normal, and there is a positive family history of similar bleeding episodes. ठीक है। अच्छा, अभी इस सिनेरियो में आपने देखा कि एक तो वुमेन है, ठीक है, ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपको ये ब्लीडिंग टाइम उसका ज़्यादा है, ठीक है, और एंड प्लेटलेट्स जो है नॉर्मल है, तो BT इज़ इंक्रीज। तो BT इंक्रीज़ कब होता है? APTT जब इंक्रीज़ होता है इट इज़ योर हीमोफीलिया। BT जब इंक्रीज़ होता है तो दैट इज़ योर वॉन विली ब्रांड डिजीज़। फिर दूसरा हिंट टूवर्ड्स वॉन विली ब्रांड डिजीज़ इज़ दैट शी इज़ वुमेन, ठीक है। तो ये आपके साथ वुमेंस में होता है, ठीक है, और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी है। तो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ कोगुलेशन डिसऑर्डर विच इज़ वॉन विली ब्रांड विच इज़ ड्यू टू डिफेक्ट इन प्लेटलेट एडहेजन, ठीक है। ये भी एक MCQ है कि वॉन विली ब्रांड डिजीज़ में आपके साथ एक डिफेक्ट होता है प्लेटलेट एडहेजन्स में, ठीक है। क्यों प्लेटलेट एडहेजन में डिफेक्ट होगा? क्योंकि आपके साथ वॉन विली ब्रांड फैक्टर डिक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम आपको नज़र आएगा। ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। सो इज़ कॉमन एंड अफेक्ट्स बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। पेशेंट्स हैव म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग, bruising, epistaxis, menorrhagia, may have mild or moderate prolongation of APTT due to decreased factor 8, but bleeding time is the key test. Hemophilia A and B X-linked recessive है, आपके साथ मेल्स को अफेक्ट करता है। ब्लीडिंग टाइम इज़ नॉर्मल बिकॉज प्लेटलेट फंक्शन इज़ इंटैक्ट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको डीप टिश्यू एंड जॉइंट ब्लीडिंग नज़र आ रहे हैं। प्रोलॉन्ग APTT बट नॉर्मल BT। फैमिली हिस्ट्री यूजुअली लिमिटेड टू मेल्स। फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन होती है, और फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन में प्रोथ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर होता है, उसमें आपको ब्लीडिंग नहीं नज़र आएगी। बर्नार्ड सोलियर जो है उसमें प्लेटलेट एडहेजन का डिफेक्ट होता है और प्रोलॉन्ग BT होगी आपके साथ, ठीक है। तो इसमें रफ़ीउल्ला के बुक में एक टेबल है, आप उसको याद रखें, ये सारे के सारे आप उससे क्लियर कर लेंगे, वो बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त टेबल है। 28 ईयर ओल्ड, बिल्कुल फर्स्ट पेज पे ही है हेमेटोलॉजी के। 28 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट्स विद फैटीग, जॉइंट पेन एंड अ बटरफ्लाई शेप मेलर रैश worsened by sun exposure. Urine analysis show proteinuria indicating kidney involvement. Which of the following antibodies is most specific for her condition? तो इसमें SLE की बात कर रहे हैं, और उसमें स्पेसिफिक जो है एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA आपके साथ स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अगर आपके साथ एंटी स्मिथ मेंशन होता तो फिर आपने एंटी स्मिथ को क्लिक करना है। अगर एंटी स्मिथ ना हो, स्पेसिफिक की बात की जाए, तो फिर यू कैन चूज़ एंटी dsDNA। 32 ईयर ओल्ड वुमेन रिपोर्ट्स एपिसोड्स ऑफ फिंगर कलर चेंजेस, white, blue, and then red when exposed to cold. She also has joint pain and fatigue. Which of the following antibodies is most commonly associated with her condition? तो इसमें आपको एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडीज़ नज़र आएंगी। 50 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट्स विद हार्ड स्वेलिंग इन द स्क्रूटम दैट इज़ नॉन ट्रांस इल्यूमिनेटिंग। ऑन एग्जामिनेशन यू कैन नॉट गेट अबव द स्वेलिंग, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? जब आप अबव द स्वेलिंग नहीं जा सकते और ये एक नॉन ट्रांस इल्यूमिनेटिंग मास या स्वेलिंग आपको नज़र आ रही जिससे लाइट वगैरह पास नहीं हो सकती, तो दिस इज़ अ टेस्टिकुलर ट्यूमर।
ठीक है। जो स्क्रूटल स्वेलिंग है तो इसमें इनएबिलिटी टू गेट अबव द स्वेलिंग मींस इट इज़ टेस्टिकुलर इन ओरिजिन। अगर हार्ड है, नॉन ट्रांस इल्यूमिनेटिंग स्वेलिंग है, तो ये आपके साथ एक क्लासिक फीचर है टेस्टिकुलर ट्यूमर का। हाइड्रोसील और जो सिस्टिक लीजन्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ट्रांस इल्यूमिनेटिंग होते हैं, ठीक है। वेरिकोसील भी सॉफ्ट है, कंप्रेसिबल है। स्पर्मेटिक कॉर्ड ट्यूमर जो है आपके साथ बहुत रेयर होते हैं और आपके साथ वो टेस्टिस को इन्वॉल्व नहीं करते। 45-year-old woman presents with progressive fatigue, mild jaundice and pruritus for 6 months. Liver function test shows elevated ALP and GGT with mild elevation of transaminase. Ultrasound shows no biliary obstruction on autoimmune workup. Her serum is positive for AMA. What is the most likely diagnosis? ठीक है, तो ये वोमेन है, उसको फैटीग हो रहा है, जॉन्डस है, प्रूराइटस है, उसका एएलपी और जीजीटी बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, ठीक है। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं है और एएमए पॉजिटिव है। तो इसमें अगर आपको प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस कोलेंजाइटिस नज़र आए तो डायरेक्टली गो विद प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। A local hospital publishes a study on halothane anesthesia effect. The study follows a group of patients exposed to halothane and compare outcomes with another group not exposed. अच्छा, ये एक्सपोज वर्सेस नॉन एक्सपोज की बात कर रहे हैं। तो एक्सपोज वर्सेस नॉन एक्सपोज हमने किस चीज़ में पढ़ा था? दैट इज़ योर कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है। डिजीज़ वर्सेस नॉन डिजीज़ इज केस कंट्रोल, एक्सपोज वर्सेस नॉट एक्सपोज्ड इज़ योर कोहॉर्ट स्टडी। आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बट पेशेंट वर नॉट रैंडमली असाइंड। विच टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन इज़ दिस एंड व्हाट लेवल ऑफ एविडेंस डज इट रिप्रेजेंट? तो ये कोहॉर्ट स्टडी है और आपके साथ लेवल 3 एविडेंस को रिप्रेजेंट करवाता है, ठीक है। तो आप ये पढ़ सकते हैं। During an appendectomy, the surgeon needs to ligate the appendicular artery to control bleeding. The appendicular artery is a branch of artery arising from the superior mesenteric artery, which supplies the terminal ileum and cecum as well. Which artery give rise directly to the appendicular artery? तो appendicular artery कहाँ से arise होती है? ये आपके साथ कहाँ से अराइज होती है? ये इलियोकोलिक आर्टरी से अराइज होती है, इलियोकोलिक आर्टरी से, ठीक है। ये मुझे पता है कि इलियोकोलिक, मुझे पता था कि इससे हो रही है, लेकिन आई वांटेड टू चेक कि और कोई क्लोज ऑप्शन है या नहीं। तो दिस इज़ इलियोकोलिक आर्टरी। व्हाट इज़ द मेन इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन फाउंड इन द मसल? तो मसल्स में आपको डेस्मिन मिलता है, ठीक है। डेस्मिन आपको मसल में मिलता है। डेस्मिन इज़ द प्रिंसिपल इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन इन मसल सेल्स। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सार्कोमेर्स को कनेक्ट करता है टू द सेल मेम्ब्रेन। A patient develops a malignant tumor characterized by uncontrolled cell proliferation due to loss of function of key regulatory protein. This protein is often called guardian of the genome. एक आपके साथ गार्डियन होता है, एक गवर्नर होता है। तो गवर्नर में आपने RB लिखना है और जब गार्डियन आपके साथ आ जाए उसमें आप P53 लिखो, ठीक है। Which of the following protein acts as the main governor of tumor progression by maintaining genomic stability? तो गार्डियन इज़ P53, गवर्नर इज़ RB जीन, ठीक है, ये याद रखें। The delayed biological effect of insulin such as increased synthesis of enzyme and glucose transporters occur because इंसुलिन का काम क्या है? ये आपके साथ जीन ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को आपके साथ स्टिमुलेट करता है टारगेट सेल्स में, ठीक है। इंसुलिन का मेन जो एक्शन है वो आपके साथ GLUT4 ट्रांसपोर्टर की वजह से मीडिएट होता है, ठीक है। और इसमें आपके साथ रैपिड ग्लूकोज अपटेक होती है। अभी इंसुलिन के बारे में आपने 3-4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला अफेक्ट इसका है कि ये आपके साथ एंट्री ऑफ पोटाशियम इनटू द सेल करवाएगा। सेकंड काम इसका क्या है? ये आपके साथ प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। थर्ड काम इसका क्या है कि ये आपके साथ लाइपोजेनेसिस या लिपिड की सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। तो ये इसी सीक्वेंस से याद करें।
patient presents with loss of sensation over the dorsum of the leg एंड वीकनेस इन फुट इवर्जन, अभी इवर्जन नहीं कर सकता, तो इसके लिए TIP-PED, ठीक है। तो PED इवर्जन के साथ पेरोनियल, कॉमन पेरोनियल नर्व है या सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व होगी, तो वो आपने चूज़ करना है। सेंसेशन ओवर द फर्स्ट वेब स्पेस इज़ प्रिजर्व्ड, तो फर्स्ट वेब स्पेस को डीप पेरोनियल नर्व करवाता है, दैट्स वाई इट इज़ प्रिजर्व, क्योंकि ये सुपरफिशियल पेरोनियल है। बाकी सारे डॉर्सम को सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व करवाता है, सिर्फ फर्स्ट वेब स्पेस को डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई करता है। 57-year-old man with chronic kidney disease develops community acquired pneumonia. The physician wants to start an antibiotic that does not require dose adjustment and has minimal nephrotoxicity. Which antibiotic is the best choice? ठीक है, तो सबसे बेस्ट चॉइस है एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। क्यों एजिथ्रोमाइसिन? क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन एलिमिनेट्स बॉडी वाया, ये बॉडी से निकलता है थ्रू द बिलियरी रूट एंड डज नॉट रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट इन रीनल इम्पेयरमेंट, ठीक है। अच्छा, 35-year-old पेशेंट विद नॉन ऑटोसोमल डोमिनेंट, अच्छा ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, उसको वो प्रेजेंट कर गया, उसकी प्रेजेंटेशन है दैट ही हैज़ थंडर क्लैप हेडेक नाउ विच इज़ डिस्क्राइब्स एज द वर्स्ट हेडेक ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। एग्जामिनेशन पे नेक स्टिफनेस है, फोटोफोबिया है, CT ब्रेन में आपको सब एरेक्नॉइड हेमोरेज नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सब एरेक्नॉइड हेमोरेज में आपके साथ व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस हेडेक, ऑफ हिज हेडेक एंड हेमोरेज, तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगा सब एरेक्नॉइड हेमोरेज का? ये रप्चर्ड बेरी एनोरिज्म इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सब एरेक्नॉइड हेमोरेज। Patient presents with cola color urine and microscopic hematuria. Urine microscopy reveals RBC casts. Which of the following is the most likely diagnosed? तो RBC casts आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में नज़र आते हैं। ये कास्ट आपने पढ़ने हैं, तो ये यहाँ पे पॉज करके यू कैन रीड दिस, ठीक है। जो RBC कास्ट्स हैं वो आपके साथ ग्लोमेरुलस में आपको मिले जाते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में कोला कलर यूरिन जो है वो आपके साथ ग्लोमेरुलर ब्लीडिंग की वजह से होता है, ठीक है। और अदर कॉजेज़ ऑफ हेमेचूरिया में आपके साथ UTIs, नेफ्रोलिथिएसिस, पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह है, लेकिन उसमें RBC कास्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते। जो ATN है उसमें मडी ब्राउन कास्ट्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है। 50-year-old man with poorly controlled diabetes mellitus presents with polyuria and persistent metabolic acidosis despite treatment. Lab finding reveal normal anion gap metabolic acidosis with increased bicarb loss in urine. The mechanism most likely involves impaired bicarb reabsorption in the proximal tubules due to long-term osmotic diuresis caused by hyperglycemia. What is the most likely type of renal tubular acidosis in this patient? ठीक है, तो अच्छा अभी इस पेशेंट को ये मसला है कि इस पेशेंट को आपके साथ पूरली कंट्रोल डायबिटीज़ है, उसको पोलीयूरिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो मेन कीवर्ड है कि ये आपके साथ इम्पेयर्ड बाइकार्ब रीअब्जॉर्प्शन, तो इम्पेयर्ड बाइकार्ब रीअब्जॉर्प्शन आपको टाइप 2 में मिलती है, नॉट टाइप 1, ठीक है। तो ये इसका कीवर्ड है, इम्पेयर्ड बाइकार्ब रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। और दिस इज़ टाइप 2 प्रॉक्सिमल RTA, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ये अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़नी है तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन जो है, ग्रेनुलोमा आपको TB में मिलता है। TB इज़ अ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। 45-year-old man presents with sudden onset high fever, productive cough with rusty sputum and pleuritic chest pain. Chest X-ray shows consolidation predominantly in the upper lobe. तो ये भी आपके साथ जो है पेशेंट है, यहाँ पे आपने TB के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे सिम्टम्स TB की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसमें आपको सडन ऑनसेट हाई फीवर, प्रोडक्टिव कफ और रस्टी स्प्यूटम नज़र आ रहा है, ठीक है। प्लूरेटिक चेस्ट पेन, दिस इज़ अ कॉज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है।
फिर a man undergoes semen analysis for infertility evaluation. If initial analysis shows abnormal sperm parameter, when is the recommended earliest time to repeat the test to assess true involvement or changes considering the spermatogenesis cycle. ठीक है, तो ये भी आपके साथ एक प्योर रट्टा है, दैट इज़ 3 months. Spermatogonia cycle takes approximately 64 to 74 days. 3 months लेता है, ठीक है. तो देयर फॉर रिपीट सीमन एनालिसिस आपने कब करना है? आफ्टर 3 months. 30-year-old woman on oral OCPs presents with chest tightness and palpitation. एग्जामिनेशन पे आपको साइनस टेकिकार्डिया और पेन सिस्टोलिक मर्मर इन द लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर नज़र आ रहा है. तो दिस इज़ पल्मोनरी एम्बोलिज्म विद ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज़ अ प्रोटोऑन्कोजीन? तो प्रोटोऑन्कोजीन है HER2. इसका एक टेबल है फर्स्ट एड में, आप उसको देख लें, ठीक है. आपको पता चल जाएंगे कि प्रोटोऑन्कोजीन्स कौन से हैं, ऑन्कोजीन्स कौन से हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कौन से हैं, ठीक है. तो HER2 and NEW are proto-oncogenes. Which of the following insulin is characterized by nearly peakless and prolonged duration of action, providing a steady basal इंसुलिन लेवल? तो स्टडी बेसल इंसुलिन आपने इसमें इंसुलिन ग्लार्गिन देना है, ठीक है. तो ये आपके साथ पीकलेस एंड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसका, ठीक है, और स्टडी बेसल इंसुलिन लेवल रखता है, दैट इज़ इंसुलिन ग्लार्गिन. फिर है डिफिशेंसी ऑफ एडम TS13 इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो एडम TS13 की डिफिशेंसी आपको मिलती है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा TTP में, ऑप्शन नंबर C. 30-year-old woman delivers a healthy baby vaginally. Soon after that, she develops sudden shortness of breath, confusion, and vaginal bleeding. On examination, she is hypotensive and tachycardic. Lab test shows low platelet, prolonged PTA, PTT, low fibrinogen and हाई डी डाइमर्स, ठीक है. तो ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? DIC की बात कर रहे हैं. डी डाइमर्स भी ज़्यादा है, फाइब्रिनोजिन लो है, ठीक है, प्रोलॉन्ग PT और APTT है. दिस इज़ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म with DIC. 55-year-old man presents with headache, dizziness and ruddy complexion. Laboratory test reveals hemoglobin, hematocrit and leukocytosis. His erythropoietin levels are low. Physical examination shows splenomegaly. What is the likely diagnosis? तो एरेट्रोपोइटिन लो है तो पोलीसाइथीमिया की तरफ जा रहा है, लेकिन बाकी जो है आपने इसमें देखना है कि इसको रडी कम्प्लेक्शन है और इसमें आपको हेमेटोक्रिट और ल्यूकोसाइटोसिस नज़र आ रहा है, ठीक है, और इंक्रीज्ड हेमोग्लोबिन. तो दिस इज़ पोलीसाइथीमिया वेरा, लेकिन मेन कीवर्ड है कि आपका एरिथ्रोपोइटिन इज़ लो. तो एरिथ्रोपोइटिन लो है, दिस इज़ पोलीसाइथीमिया वेरा, ठीक है, दिस इज़ पोलीसाइथीमिया वेरा. फिर उसके बाद है 55-year-old man presents with chronic cough and progressive shortness of breath. He has smoking history of 2 packs per day for 20 years. Bronchoscope biopsy is taken. Which histological change is most likely to be seen? तो histological changes पे आपको squamous metaplasia नज़र आ रही है. 45-year-old woman presents with generalized muscle weakness and intermittent hand cramps. ECG पे आपको prolonged QT interval नज़र आ रहा है, no U wave. तो इसमें आपको हाइपोकेलीमिया पहले देखना है, हाइपोकेलीमिया सॉरी इसमें आप ने हाइपोकैल्सीमिया को माइंड में रखना है, क्योंकि आपके साथ नो यू वेव्स हैं और प्रोलॉन्ग QT इंटरवल है, ठीक है. दूसरी बात यह है कि जनरलाइज मसल वीकनेस है और इंटरमिटेंट क्रैम्प्स हैं. तो ये कैल्शियम के लो होने की वजह से उसको मसल वीकनेस और क्रैम्प्स नज़र आते हैं, ठीक है. तो दिस इज़ हाइपोकैल्सीमिया. एमॉर्फस डेंसिटी आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे नज़र आ रही है, दिस इज़ इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है. तो ये याद रखो कि जब भी आपको एमॉर्फस डेंसिटीज़ इन माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रही है, ये क्यों हुआ है, इसमें ऐसे चेंजेस आए हैं कि ये अभी आपके साथ इर्रिवर्सिबल चेंजेस हैं, ठीक है. तो इसमें इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई है, अभी ये रिवर्स नहीं हो सकता. फिर उसके बाद है 5-year-old child is diagnosed with retinoblastoma. Genetic analysis showed deletion of both alleles of the RB1 gene.
Which of the following best describe how tumor suppressor gene contribute to the pathogenesis of malignancy? तो ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करवाता है? दे लूज देयर ग्रोथ इनहिबिटिंग इफेक्ट ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन। ठीक है, तो ये आप याद रखो कि उनमें ग्रोथ इनहिबिटिंग इफेक्ट भी लॉस होता है। किस वजह से? ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन। फिर उसके बाद है 58-year-old मैन प्रेजेंट्स विद सिवियर चेस्ट पेन, ECG shows ST elevation in lead 2, 3 and AVF. Inferior wall MI is diagnosed. Which type of infarct is most likely present in the myocardium? तो myocardium में आपको white infarct नज़र आता है जो आपको solid organs में, यहाँ पे इन्होंने heart की बात की है तो it is a solid organ। अच्छा, एक pale infarct होता है जो आपको टेस्टिस, इंटेस्टाइन, लिवर और लंग्स में नज़र आता है। एक आपके साथ वाइट इन्फाक्ट होता है जो आपको स्प्लीन, किडनी और हार्ट में नज़र आता है। ठीक है, रेड इन्फाक्ट को हम वीनस इन्फाक्ट कहते हैं। ठीक है, और जो वाइट इन्फाक्ट है इसे हम आर्टीरियल इन्फाक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और वाइट इन्फाक्ट आपको सॉलिड ऑर्गन्स में मिलता है, रेड इन्फाक्ट आपको टेस्टिस, इंटेस्टाइन, लिवर और लंग्स में नज़र आता है। ठीक है, A 25-year-old man develops a painful fluctuant swelling on thigh after football injury। फिर उसके बाद जो है the lesion is warm, erythematous and filled with pus। जब भी पस की बात आ जाए और बैक्टीरिया के बारे में पूछे तो आपके माइंड में सबसे पहले ऑरियस आना चाहिए। अगर फिर उन्होंने सिनेरियो को चेंज किया हो तो देन यू कैन गो विद अदर ऑप्शंस, लेकिन जब भी पस की बात आ जाए द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, दैट शुड कम टू योर माइंड इज स्टेफ ऑरियस। Culture of purulent material grows gram-positive cocaine cluster. Which of the following organism is the most likely responsible? That is your Staph aureus. A pleural biopsy from a patient with chronic chest pain shows aggregates of cells with abundant pale pink cytoplasm arranged in nodules with surrounding lymphocytes. Which of the following cells are predominant in these lesions? In this lesion, तो जब भी आपके साथ क्रॉनिक चेस्ट पेन जिसमें एग्रीगेट ऑफ सेल्स विद अबंडेंट पेल पिंक साइटोप्लाज्म की बात आ जाए तो यू हैव टू गो विद एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ एक्टिवेटेड मैक्रोफेज। उसमें आपके साथ ये आपको ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में नज़र आएंगे, जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो आपके साथ एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होंगे, जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन एंटीबॉडी मीडिएटेड प्रोसेसेस होगा। फाइब्रोब्लास्ट आपके साथ स्कार फॉर्मेशन या फाइब्रोसिस में आपको नज़र आएंगी। एंडोथीलियल सेल्स जो है वो आपके साथ ब्लड वेसल्स में आपको नज़र आती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में यू विल सी एंडोथीलियल सेल्स। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम और हार्मोन इज़ मेनली इंक्रीजेस पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। जो आपके साथ पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को इंक्रीज़ करता है दैट इज़ योर CCK। ठीक है, ये आई सेल से रिलीज़ होता है और ये आपके साथ जो है SNR सेल्स को स्टिमुलेट करवाता है, इंजाइम रिच सिक्रीशन करवाता है, और ये आपके साथ गाल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को ये आपके साथ रिलैक्स करवाता है। सेक्रेटिन के बारे में भी आप जान लो कि ये एस सेल से आपके साथ रिलीज़ होता है और इन रिस्पॉन्स टू एसिड ये रिलीज़ होगा। ठीक है, ये डक्टल सेल्स ऑफ पेंक्रियास को सिमुलेट करेगा जहाँ से बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशंस निकल जाती है, वो आपके साथ एसिड को न्यूट्रलाइज करवा देता है। ठीक है, और इसका मिनिमल डायरेक्ट इफेक्ट है एंजाइम सिक्रीशन पे। फिर उसके बाद है 5-year-old न्यूबॉर्न डेवलप्स परसिस्टेंट ब्लीडिंग फ्रॉम अम्बिलिकल स्टम्प डिस्पाइट नॉर्मल प्लेटलेट काउंट एंड नॉर्मल PT एंड APTT। ठीक है, जब भी आपको ब्लीडिंग फ्रॉम अम्बिलिकल स्टम्प की बात आ जाए तो दिस इज़ हेमोफीलिया, जिसमें आपके साथ फैक्टर 8 की डिफिशेंसी होगी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आपको कहा है कि नॉर्मल PT और APTT, तो हेमोफीलिया में APTT ज़्यादा होता है। दिस इज़ नाउ नॉट फैक्टर 8, दिस इज़ फैक्टर 13। ठीक है, फैक्टर 13 की डिफिशेंसी है। फैक्टर 13 क्रॉस लिंक करता है फाइब्रिन को टू स्टेबलाइज द क्लॉट। इसकी डिफिशेंसी आपके साथ प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग करवा सकती है और नॉर्मल PT और APTT होंगे। 32-year-old मैन प्रेजेंट्स विद फैटीग, ईजी ब्रूजिंग एंड
रिकरेंट इन्फेक्शन, CBC शोज पैनसाइटोपिनिया, पेरिफेरल स्मीयर पे आपको रिवील्स लार्ज माइलोब्लास्ट विद अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड नीडल शेप एज़िरोफिलिक इंक्लूजन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये सिंपल AML है। ठीक है, मिडल एज है। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको ब्रूजिंग, रिकरेंट इन्फेक्शन, पैनसाइटोपिनिया जो कि एक सीरियस प्रेजेंटेशन कैंसर की तरफ जा रहा है, माइलोब्लास्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, माइलोब्लास्ट फॉर माइलॉइड। ठीक है, और फिर उसमें अबंडेंट साइटोप्लाज्म है, नीडल शेप एज़िरोफिलिक इंक्लूजन्स हैं। तो दिस इज़ AML। ठीक है, यू कैन रीड दिस इफ़ यू वांट। ठीक है, AML में आपको MPO पॉजिटिव और रॉड्स मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको जो है इसमें आपको एज़िरोफिलिक नीडल शेप्ड ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। ALL चिल्ड्रन में होता है, TDT पॉजिटिव होता है और रॉड्स नहीं होते यहाँ पे, और रॉड्स और स्मज सेल्स आपको नज़र आते हैं AML में। CML में एडल्ट्स में होगा, यहाँ पे 922 की म्यूटेशन होती है। CLL एल्डरली में, यहाँ पे भी आपको स्मज सेल्स नज़र आते हैं लेकिन एल्डर्स में होता है। दूसरी बात, यहाँ पे स्मॉल मेच्योर्ड लिम्फोसाइट्स आपको नज़र आएंगे। जो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है वो ओल्डर एडल्ट्स में आपको नज़र आएगा, वहाँ पे साइटोपिनियाज या डिस्प्लास्टिक मैरो सेल्स होंगे, नॉट फुल ब्लोन ब्लास्ट। Which of the following feature are classically associated with plasma cell disorders such as multiple myeloma? तो इसमें आपके साथ क्रैब है। क्रैब stands for what? Hypercalcemia, R for renal failure, A for anemia, B for bone lesion. This B option is the correct option। ठीक है, तो ये इसका क्रैब निमोनिक है। क्रैब निमोनिक के बारे में पूछ रहे हैं तो दिस इज़ योर क्रैब। ठीक है, which immunoglobulin is responsible for long-term immunity और आपके साथ immune memory after infection or vaccination, so that is your IgG। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इम्यूनिटी और मेमोरी IgA जो है म्यूकोजल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। IgE प्रोवाइड्स एलर्जी एंड पैरासिटिक डिफेंस। IgM जो है M फॉर मोटा, इट इज़ लार्ज, इट इज़ M फॉर मैसिव, M फॉर जो है आपके साथ मरी भी याद रखो, कोल्ड एग्लूटिनिन में आपके साथ IgM होता है। फर्स्ट एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्सेज IgM और शॉर्ट लिव्ड। IgD जो है आपके साथ बी सेल रिसेप्टर और ट्रेस अमाउंट ऑफ सीरम में मौजूद होगा। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जिसकी हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है, वो भी IgG है। ठीक है, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन भी IgG की है। फिर 6-year-old boy is brought to the hospital by parents for recurrent ear infections, sinusitis and episodes of diarrhea. He has no other significant medical history. Laboratory test shows undetectable IgA while IgG and M levels are normal. Which of the following is the most likely diagnosed? तो ये आपके साथ है IgA की डिफिशेंसी, सेलेक्टिव IgA की डिफिशेंसी। ठीक है, IgA डिफिशेंसी में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको ये एक मोस्ट कॉमन प्राइमरी इम्यूनो डिफिशेंसी है। इसमें आपको रिकरेंट म्यूकोजल इन्फेक्शंस मिलते हैं, नॉर्मल IgG और IgM लेवल्स होंगे। जो एक्स लिंक ए गामा ग्लोबिनीमिया है, ठीक है, ऑल इम्यूनोग्लोबिन्स लो और प्रेजेंस आफ्टर 6 months ऑफ एज। ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स, इसका एक डायग्राम है, एक चार्ट है फर्स्ट एड में, तो आई विल हाईली रिकमेंड दैट, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा टेबल है और रिटेन भी हो सकता है अगर आप उसको 2-3 दफ़ा पढ़ो। ठीक है, उसमें सारे बी सेल डिसऑर्डर, टी सेल डिसऑर्डर्स, ये सारे बी और टी और बी एंड टी मिक्स्ड जो स्किड है, ये टी और बी मिक्स में आता है। ठीक है, तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ें उन्होंने मेंशन की है, तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप उसको रीड दें इंस्टेड ऑफ जस्ट दिस एंड मूविंग ऑन 7, क्योंकि इससे काफ़ी MCQs 1-2 MCQ तो लाजमी आएगा पेपर में। ठीक है, तो इसको आप क्रैम कर लो। 7-year-old child presents with sore throat, fever and thick grey pseudo membrane over the tonsil.
He is diagnosed with Corynebacteria diphtheria. Later, he developed myocarditis due to immune mediated injury. Which type of hypersensitivity reaction best explain this कॉम्प्लिकेशन बाय डिप्थीरिया टॉक्सिन? डिप्थीरिया में टाइप 3 सेंसिटिविटी होती है, ये आपने डायरेक्टली याद रखना है कि डिप्थीरिया टाइप 3 सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होता है इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड। जो टाइप 1 2 3 4 है, इसके बारे में एक रफ़ी में टेबल है, उसमें इन सारों के एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप उसको याद करें। अगर आप उसको याद कर लेंगे तो ये सारे के सारे आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका और कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई गोल्डन वे नहीं है कि मैं आपको बता सकूं और आपको ये सारे याद हो जाएं। आपने लाजमी वो टेबल याद रखना है। फिर 7-year-old boy presents with fever, sore throat and a thick grey pseudomembrane over the tonsils. Culture grow corynebacteria diphtheria. A week later signs of myocarditis। फिर डिप्थीरिया की बात की गई है, ठीक है। यहाँ लेकिन यहाँ पे which mechanism best explain this cardiac complication? डिप्थीरिया के बाद उसको मायोकार्डाइटिस हुआ है, तो ये मायोकार्डाइटिस क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें आपके साथ प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन डायरेक्टली होती है बाय बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। इसमें अगर आपने स्केची माइक्रो की वीडियो देखी होती है तो वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है जिसने पियानो हाथ में होल्ड किया होता है। तो डिप्थीरिया आपके साथ क्या करता है, ये इलोंगेशन फैक्टर 2 को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होती है। तो दिस डायरेक्टली इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स। फिर है 25-year-old man undergoes PPD as a part of employment screening. 48 hours later 12 millimeter indurated area developed at the injection site, ठीक है। तो ये टीबी के बारे में कह रहे हैं, उसमें आपके साथ CD4 टी हेल्पर TH1 सेल्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है। CD4 हेल्पर टी सेल्स जो TH1 है वो आपको नज़र आते हैं। रिसर्चर स्टडिंग एंटीजन प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट इम्यून सेल्स। Which of the following best describes the type of MHC molecule used by macrophages to present processed antigens to helper T lymphocytes? तो इसमें आपने याद रखना है कि MHC class 2 to CD4 T cells, ठीक है। MHC class 2 to CD4 T cells, तो it binds CD8 MHC1 8, rule of 8 है, 1 multiplied by 8 is 8, 2 multiplied by 4 is 8। तो 2 के साथ CD4 है, 1 के साथ CD8 है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आपने अगर इसको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इसके फीचर्स को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर अच्छा इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर इज़ द टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विद द मेन इम्यून मैकेनिज्म इन HLA इन्वॉल्वमेंट। तो मेन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी के साथ रिलेटेड होता है। इसमें आपके साथ टी सेल की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं होती, इनडायरेक्ट हो सकती है लेकिन नो डायरेक्ट टी सेल इन्वॉल्वमेंट। 28-year-old woman develops high-grade fever and malaise for 2 days after a bacterial infection. Which cytokine is primarily responsible for inducing fever in this systemic inflammatory response? तो इस फीवर की बात जब भी आ जाए तो मैंने आपको कहा था इंटरल्यूकिन 1 इज़ एसोसिएटेड विद फीवर, बस ये मेन कीवर्ड है इंटरल्यूकिन 1 और फीवर, सही है। फिर है किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट on immunosuppressive gets a PPD test and duration of 15 millimeter appears after 48 hours. What does this means? इसका मतलब ये है कि टेस्ट पॉजिटिव है, मोर देन 10 मिलीमीटर अगर हो तो is positive in immunosuppressive patients, ठीक है। Which of the following is considered as the body first line of mechanism डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोबियल इन्वेजन? तो फर्स्ट लाइन जो है दैट इज़ योर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये आपके नवंबर अटेम्प्ट में ये वाला MCQ आया था, नवंबर 2025 सर्जरी अटेम्प्ट में।
अच्छा, 30-year-old male presents with rapidly progressive glomerulonephritis and hemoptysis. Immunofluorescence of the renal biopsy shows ribbon-like linear pattern of IgG antibodies along with glomerular basement membrane. What is the most likely diagnosis? तो ये आपके साथ जब भी एक पेशेंट है उसको RPGN और उसके साथ जो है रीनल बायोप्सी पे रिबन लाइक लीनियर पैटर्न, ठीक है। इसका कीवर्ड अगर आप ये सारे के सारी चीज़ें स्किप कर लें और ये सिर्फ लीनियर पैटर्न पे फोकस करें ना, तो लीनियर डिपॉजिट्स या लीनियर पैटर्न आपको गुड पास्चर सिंड्रोम में मिलता है, ठीक है। तो लीनियर आईजीजी और ऑन इंटरफिरॉन या उसके साथ आरपीजीएन या हेमोप्टिसिस भी हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लीनियर पैटर्न भी दिया हो तो यू कैन गो फॉर good posture. 25-year-old male presents with chronic diarrhea, abdominal pain, and weight loss. On examination, he has perianal fistula and painful oral ulcer. Colonoscopy में आपको skip lesion और transmural inflammation नज़र आ रही है. Which of the following is the most likely diagnosis? तो transmural inflammation और skip lesion आपको किस चीज़ में नज़र आते हैं? skip lesion आपको ये सारे के सारे क्रॉन्स डिजीज़ में नज़र आते हैं, ठीक है। तो अल्सरेटिव वर्सेस क्रॉन के डिफरेंशिएटिंग टेबल या फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। Father and his son both have an autosomal dominant disorder caused by the same gene mutation. The father has mild skin findings while the son has severe systemic involvement. The difference in the symptom severity between family member is an example of, तो ये है variable expressivity. Incomplete penetrance जो है, this means some people has mutation, this shows no symptoms at all, unlike here. और जो आपके साथ वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी होती है, द सेम म्यूटेशन कॉज डिफरेंट सिम्टम और सिवेरिटी और फीचर अमंग द अफेक्टेड इंडिविजुअल। जो एंटीसिपेशन है, इट रेफर्स टू द अर्लियर ऑनसेट और वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स, worsening severity in successive generations, not just variability between family members. जो genetic heterogeneity है, it means different mutation cause similar disease, not different severities in same mutation carriers. जो मोसिएज़म है, वो presence of two different cell lines in one individual unrelated to symptom variability between relatives. Which structure forms the medial wall of issue-rectal fossa? medial wall of issue-rectal fossa कौन सा है? That is your ऑप्शन नंबर बी, जो आपके साथ है लिवेटर एनाई मसल है, वो आपके साथ मीडियल वॉल बनाता है। 55-year-old diabetic patient presents with pain and numbness on the sole of the foot and weakness in the toe flexion. On examination, the dorsalis pedis pulse is palpable but the posterior tibial pulse is absent. Which artery is most likely compromised? तो ये आपके साथ है posterior tibial artery, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो। द posterior tibial artery is large terminal branch of the popliteal artery. It passes downward in the posterior compartment of the leg और आपके साथ posterior leg के muscles और plantar surface of the foot को ये सप्लाई करता है। 12-year-old boy presents with polyuria, polydipsia and weight loss. लैब में आपको हाइपरग्लाइसीमिया और पॉजिटिव ऑटो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट पैंक्रियाटिक आइलेट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ में आपको एंटी गैड 65 एंटीबॉडी, एंटी ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज ये एंटीबॉडी नज़र आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी लेट मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ इंसुलिन? तो प्रोटीन सिंथेसिस आपको मैंने पहले कहा था कि सबसे पहले एंट्री ऑफ पोटाशियम इनटू द सेल होता है, फिर लाइपोजेनेसिस होगा, ये मैंने सेकंड पे प्रोटीन सिंथेसिस कहा था, लेकिन दिस इज़ द लेट मेटाबॉलिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसी वीडियो में मैंने कहा था, तो आप इसको करेक्ट कर लें। सबसे एंड वाला, फर्स्ट वाला तो एंट्री ऑफ पोटाशियम इनटू द सेल है, सेकंड वाला लाइपोजेनेसिस करवाएगा सेकंड, थर्ड पे आपके साथ इंक्रीज पोटाशियम सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। तो लेट एक्शन ऑफ इंसुलिन इंक्लूड increase synthesis of protein enzymes and other macromolecules by altering the gene expression. फिर है 30-year-old athlete complains of muscle weakness after intense exercise.
Blood test shows a transient increase in serum potassium level immediately following exercise. What is the most likely cause of hyperkalemia? तो यहाँ पे potassium released from contracting skeletal muscles. This is the correct option. ठीक है. 45-year-old man, ये अगर आपने पढ़ना है तो you will. This is the explanation. 45-year-old patient presents with macrocytic normochromic anemia. Laboratory test shows elevated serum homocysteine but normal methylmalonic acid. तो जब भी ये भी मैंने पिछले वीडियोस में कहा है कि होमोसिस्टीन ज़्यादा होगा तो दैट इज़ फोलेट डिफिशिएंसी एनीमिया. एमएमए मिथाइल मेलोनिक एसिड ज़्यादा होगा दैट इज़ योर विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया. ठीक है. विच ये पढ़ना है तो पॉज करके यू कैन रीड दिस. विच विटामिन एक्ट्स एज कोएंजाइम इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. तो कोएंजाइम इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपके साथ क्या है? दैट इज़ योर बायोटिन. ठीक है. अगर डीकार्बोक्सिलेशन होता तो फिर उसमें यू कैन गो विद थायमीन, लेकिन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए कोएंजाइम इज़ योर बायोटिन. पेशेंट प्रेजेंट्स विद फोटोसेंसिटिविटी, dermatitis cerebrale, ataxia and pellagra like symptoms. Urine analysis reveal increased neutral amino acids include tryptophan. Which of the following is most likely diagnosis? ठीक है. तो जब भी आपको इसका जो कीवर्ड है तो वो आपके साथ है इंक्रीज अमाइनो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स इंक्लूडिंग ट्रिप्टोफैन. तो दिस इज़ अल्केप्टोनूरिया. अ पेशेंट है उसको फोटोसेंसिटिव डर्मेटाइटिस हो रहा है, एटेक्सिया है एंड पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स हैं. ठीक है. यूरिन एनालिसिस पे न्यूट्रल अमाइनो एसिड ज़्यादा है और उसमें ट्रिप्टोफैन भी आता है. So this is alkaptonuria. Which enzyme is responsible for hydrolyzing sphingomyelin into ceramide and phosphorylase choline? So that is your sphingomyelinase. ठीक है. Option B. 3-year-old child presents with hepatosplenomegaly, anemia, thrombocytopenia and bone pain. Bone marrow biopsy reveal large macrophage with क्रम्पल टिश्यू पेपर साइटोप्लाज्म. तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. दिस इज़ ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज इन प्रीवियस वीडियोस. आप SK21 को स्टार्ट करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें, सीक्वेंस वाइज जाएं. तो इसमें बहुत से MCQs रिपीटेड है तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करता, उसको जस्ट एक रीड दे देता हूँ ताकि आपके माइंड में एक्चुअल आंसर बैठ जाए. Which drug lowers serum triglyceride by activating PPAR alpha, increasing fatty acid oxidation and lipoprotein lipase activity? So this is also repeat. This is gemfibrozil. 7-month-old infant presents with progressive neurodegenerative exaggerated startle reflex and developmental regression. Fundoscopy reveals a cherry red spot on macula. तो चेरी रेड स्पॉट आपको नीमन-पिक में भी मिलता है. इसके साथ एक और डिजीज़ है उसमें भी मिलता है, दैट इज़ योर टेसैच. तो यहाँ पे टेसैच में इन्होंने न्यूरोडिजेनरेशन, स्टार्टल इफेक्ट्स और डेवलपमेंटल रिग्रेशन आपके साथ टेसैक में पाई जाती है. ठीक है. बाकी चेरी रेड स्पॉट यू कैन गेट इन बोथ ऑफ देम. और यहाँ पे मेन कीवर्ड इस MCQ का है हेक्सोएमिनिडेज एंजाइम की डिफिशिएंसी. तो हेक्सोएमिनिडेज एंजाइम आपके साथ टेसैक डिजीज़ है. ठीक है. फिर उसके बाद है पेशेंट विद एन एलर्जिक रिएक्शन इज़ फाउंड टू हैव इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम दैट कन्वर्ट्स एन अमाइनो एसिड इनटू हिस्टामीन. ठीक है. तो विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? दिस इज़ हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज. ठीक है. Which enzyme catalyzes the first irreversible step of glycolysis by converting glucose to glucose 6-phosphate? तो फर्स्ट स्टेप में हेक्सोकाइनेज यूज़ होता है. ऑलरेडी रिपीट है. पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म TPN without adequate supplementation develops dementia, alopecia and impaired wound healing. तो which essential fatty acid deficiency is responsible? This is linoleic acid. अच्छा. which of the following is most severe common pulmonary complication associated with chronic amiodarone therapy? That is your pulmonary fibrosis. 7-year-old child presents with recurrent fracture of hand and minor trauma. Lab finding shows low serum calcium, low
urinary calcium and normal vitamin D levels. So this is primary hypoparathyroidism. Newborn baby develops abdominal distension, cyanosis and hypotension after receiving antibiotics. Which drug is most likely responsible for grey baby? तो ग्रे बेबी में क्लोरमफेनिकॉल, ग्रे मैन में वैनकोमाइसिन, ठीक है। और आपके साथ एक ग्रे ग्रे बेबी होता है, उसमें क्लोरमफेनिकोल होता है, और ग्रे मैन में आपके साथ वैनकोमाइसिन। इसमें एक और भी है जिसमें म्यूटेरॉन होता है, वो मुझसे अभी भूल गया है। 55-year-old man being treated for a complicated UTI develops sudden posterior ankle pain and difficulty walking. Physical examination reveals swelling and tenderness over the Achilles tendon. तो Achilles tendon का काम कौन सा ड्रग है? फ्लोरोक्विनोलोन्स है, जो आपके साथ Achilles tendon का रप्चर करवाते हैं। तो इसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स का ऑप्शन दिया है, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है ये आपके साथ टेंडन रप्चर करवाता है, ठीक है, पार्टिकुलरली एक्लिस टेंडन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। 45-year-old man with long-term warfarin therapy for atrial fibrillation developed a fungal skin infection and prescribed ketoconazole. 2 days later, his PTINR is found to be markedly increased. Which of the following best explains this? तो इसमें आपके साथ कीटोकोनाजोल आपके साथ CYP450 को इनहिबिट करवा देता है, जिसकी वजह से वारफरिन लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। 55-year-old man with decompensated cirrhosis and ascites presents with fever, abdominal pain and altered mental status. आपने उसकी डायग्नोस्टिक पैरासेंटीसिस की, उसमें आपको न्यूट्रोफिल काउंट मोर देन 250 नज़र आया। विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस कंडीशन? तो इस कंडीशन का मोस्ट कॉमन कॉज है योर ई कोलाई। 60-year-old man presents with progressive weight loss, anorexia, early satiety. Physical examination reveal a hard non-tender mass in the left supraclavicular region. तो दिस इज़ विर्चोस्ट्राइड, ये आपको गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा में मिलता है, ठीक है। अच्छा, 25-year-old presents with dysuria and urethral discharge. NAT confirmed chlamydia trachomatis infection. Which of the following is the most likely appropriate treatment? तो इसमें आपने देना है क्लेमिडिया में डिऑक्सीसाइक्लिन देते हैं, ठीक है। फिर है अ बायोप्सी from a patient cervix shows epithelial cells with loss of uniformity in shape, size and polarity, but without invasion into the basement membrane. Which of the following is the most likely diagnose? ठीक है, उसमें epithelial cells है, लॉस ऑफ शेप, साइज और पोलैरिटी, तो दिस बिकम्स डिस्प्लेजिया। जब भी लॉस ऑफ पोलैरिटी या शेप साइज की बात आ जाए, दिस इज़ डिस्प्लेजिया, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, लास्ट MCQ फॉर दिस लेक्चर इज़ a new antibiotic has a half-life of 16 hours. What is the most appropriate dosing frequency to maintain therapeutic plasma concentration? That is your once daily, ठीक है, आपने उसको एक दफ़ा देना है, ठीक है। तो मैं 100 MCQs का लेक्चर करता हूँ ताकि आपको सारे MCQs याद हो जाएं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको इससे समझ आ रही है, आपको इससे MCQs याद हो रहे हैं, तो काइंडली गिव मी योर फीडबैक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप these videos are helpful.